सो हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्क स्पीड टाइम डिस्टेंस, इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल टेस्ट के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और एंड तक वीडियो को जरूर देखिए और अपनी जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और स्टडी ऐप को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बच्चों। चलिए देखते हैं वर्क एनर्जी टाइम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वर्क एनर्जी टाइम, यानी इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें हम टाइम या डिस्टेंस या अगर कोई काम करता है तो वो कितने दिनों में करता है या दो लोग मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड के बारे में, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, देखिए अगर मैं बात करूँ स्पीड की तो स्पीड का मतलब होता है चाल, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ चलती है तो उसकी स्पीड होती है। सबसे पहले हम छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th-10th में 6th-7th में पढ़ रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, बट स्टिल हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन हम उसके बाद लंबे लंबे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात आती है स्पीड। स्पीड को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है। पूरे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जो स्पीड होता है किसी ट्रेन की, किसी गाड़ी की, किसी साइकिल की, किसी पर्सन की, ये सारी की सारी चीज़ें स्पीड में ही काउंट होती है। मतलब ये सब के सब कुछ ना कुछ चलते हैं तो इन सब का क्या होता है, स्पीड होता है। अच्छा, स्पीड निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, वो होता है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं दूरी बोलते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, टाइम, ठीक है। टाइम को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यानी अगर बात करूँ मैं स्पीड की, वो बराबर होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं, मतलब सिंपल सी, कि मान लो आपको यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, यहाँ पे तीन चीज़ें दी हैं। तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। एस मतलब होता है स्पीड यानी चाल, कोई चीज़ स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, लेट चल रही है, ये चीज़। डिस्टेंस मतलब कितना दूर किलो गई, मतलब कितना दूर किलोमीटर होगा, ठीक है, या मीटर हुआ, यानी 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए वो 10 किलोमीटर चलता है तो टाइम तो लेगा कुछ, ठीक है। तो वो क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो होता है ये समय होता है, करेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है स्पीड का। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो कैसे बन सकता है, देखो स्पीड है, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। जब यहाँ से ये चीज़ इधर को जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपने अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप स्पीड को टाइम से इनटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। दूसरा फॉर्मूला आ गया। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। अगर कभी बोले टाइम निकालने को, ठीक है, क्या बोले टाइम, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम स्पीड से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो बहुत सिंपल सा था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। 10 मिनट रुको, फिर आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे। तो टाइम निकालना तो टाइम को स्पीड से डिस्टेंस से गुणा कर दो। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है यूनिट कन्वर्जन। क्या है, यूनिट कन्वर्जन। ये एकदम ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन मतलब कि बात अगर मेरे से कहा जाए कि अगर मुझे कोई स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसको आप कैसे बदलोगे। इसको अगर बोला जाए कि मीटर पर सेकेंड में बदलो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा देखो, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो अच्छा, ये सब तो बेसिक आपको पता होगा। 1 आवर्स में कितने होते हैं, 3600, ठीक है, सेकंड हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी 3600 मिनट, 3600 सेकंड है, ठीक है, हाँ। और 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, एंड 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो अगर आपको कभी भी, ठीक है, किलोमीटर से आवर में जाना हो तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड। दोबारा बता रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और 18 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, 5 को इससे कर दीजिए, 150/18, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन दे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदल के दिखा दो मीटर पर सेकंड में। कुछ नहीं करेंगे आप, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, इस 2 को 10 से गुणा कर देंगे, 10 मीटर पर सेकंड,
10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि आप कभी भी अगर फंसते हैं तो किस तरीके से किलोमीटर से मीटर में जा सकते हैं। अच्छा, क्या भैया इसको अपोजिट में जा सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हमें बोलता है कोई चीज़ मीटर पर सेकेंड में है, लेट सपोज करो कि मेरे पास है 500 मीटर पर सेकेंड, अब बोले कि इसको किलोमीटर आवर में जाओ, तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्या तरीका है। आप 500 को, ठीक है, 18 से गुणा करना और 5 से डिवाइड, तो इस तरीके से आप किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड से आप किलोमीटर में जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और तरीके देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है कि द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम कैलकुलेटिंग टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये चीज़ें हमें मिलने वाली है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है, एक बार ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि रेशियो ऑफ स्पीड, जो स्पीड का रेशियो दे रखा है A रेशियो B रेशियो C, तो क्या आपका रेशियो होगा टाइम का। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है तो टाइम का रेशियो आपको निकालना है। देखिए, तो क्या करेंगे, 1/रेशियो, 1/B रेशियो, 1/C रेशियो। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो होगा। यानी हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है तो आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो, टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। सिंपल है, उसको इन्वर्स कर देना है। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें समझते हैं। स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर किस चीज़ की स्पीड बढ़ रही है तो वो डिस्टेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है, यानी स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी आपका कवर होगा। लेकिन स्पीड जो होता है 1/टाइम के बराबर होता है। यानी कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक डिस्टेंस कवर होता है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गाड़ी चल रही है और एक चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसमें डबल स्पीड है। तो ये जो है, ये मतलब A नाम की गाड़ी और एक B नाम की, तो B नाम की गाड़ी फास्ट चलेगी भाई, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेगी, टाइम भी कम लेगी डिस्टेंस को कवर करने में। करेक्ट, तो इस तरीके का होता है। यानी अगर मैं बात करूँ तो स्पीड का जो रिश्ता है डिस्टेंस के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम के साथ अगर बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, हिंदी वाले की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं औसत चाल। इसको क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, वो चलती है, तो एक बार वो डिस्टेंस कवर करती है D1, ठीक है, और उसको टाइम लगता है T1, फिर सेकेंड डिस्टेंस कवर करती है और T2। ठीक है, तो मुझे इसका औसत चाल निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, D1 + D2 करेंगे एंड डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, D1 अपॉन, या तो हम S1 कर सकते हैं या फिर T1 + T2 कर सकते हैं। तो ये मेरी निकल जाएगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक गाड़ी स्टार्ट हुई चलना, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चली। ठीक है, या चलिए ऐसे करते, सॉरी एक डिस्टेंस है 20 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको कवर करने में टाइम लगता है 10 आवर लगता है। ठीक है, फिर एक डिस्टेंस हमारे पास 30 किलोमीटर है जिसको कवर करने में लगता है 20 आवर। ठीक है, अब हमें निकालना होगा एवरेज स्पीड। क्या निकालना होगा, एवरेज स्पीड। ठीक, तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दोनों D1 को जोड़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा D1 और ये आपका हो जाएगा D2। ये होगा आपका T1 और ये होगा आपका T2। करेक्ट, इतना क्लियर। अब दोनों डिस्टेंस को जोड़ो, ठीक है, और दोनों टाइम को भी जोड़ो, 10, 20, 30, यह आ जाएगा 50/30, इसको काट लिया। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा 1.6 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। अच्छा, स्पीड की यूनिट याद रखनी है। ठीक है, देखो यूनिट्स भी हमें पता होनी चाहिए बच्चों। तो एवरेज स्पीड निकाल दी, तो अगर मैं स्पीड की SI यूनिट की बात करूँ, स्टैंडर्ड यूनिट की, तो वो या तो किलोमीटर पर आवर होगी या तो मीटर पर सेकंड होगी। अगर मैं डिस्टेंस की यूनिट की बात करूँ तो या तो मीटर होगा या तो किलोमीटर होगा। करेक्ट, या तो मीटर हो सकता है या तो किलोमीटर होता है। आराम समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी ये रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, अभी आप कह रहे होंगे क्या सर हल वाला क्वेश्चन है भैया, तो इस तरीके से जो टाइम होगा आपका, टाइम क्या हो सकता है, या तो मिनट में हो सकता है या तो आवर में हो सकता है या तो सेकंड में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके यूनिट्स से, ये आपको याद रखनी है। और हमने भी सीखा एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड निकालना। ठीक है, इफ़ डिस्टेंस आर इक्वल देन हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला दे रखा है
कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जब डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी में आप ये कर सकते हैं अगर आपको स्पीड पता है तो, लेकिन मैंने ये आपको डिस्टेंस वाले तरीके से कराया कि अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। अब यहाँ से टॉपिक थोड़े से हमारे फास्ट होंगे प्लस ट्रिकी होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं रिलेटिव स्पीड के बारे में बताता हूँ। देखो रिलेटिव्स का क्या काम होता है रिश्तेदारों का, कुछ नहीं, कंपेयर करना। अभी आपके रिजल्ट्स आएंगे तो कहेंगे कि भाई कितने आए, मेरे इतने आए, उसके इतने आए, यही सब काम है ना रिश्तेदारों का, और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है, बुआ चाची ताऊ का। तो देखो दैट इफ़ टू बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड अ रिलेटिव स्पीड। चलिए तो मैंने डेफिनेशन पढ़ दी। मान लीजिए सिंपल भाषा में समझते हैं, आराम से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है। अब ये किसी 20 किलोमीटर आवर से इधर की तरफ जा रहा है ए, और बी भी क्या कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को जा रहा है। तो हम इन दोनों के बीच में ना एक कंपैरिजन करेंगे, रिलेटिविटी लगाएंगे कि कौन जल्दी पहुंचेगा, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है, ठीक है, कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, सीधा जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम इसमें डिस्कस करते हैं तो वो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जैसे हम बोलेंगे कि ए पीछे रहेगा या बी आगे हो गया, बी पीछे रह गया, ए आगे हो गया, ए ने जल्दी कवर किया, बी ने जल्दी कवर किया, तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड इज़ अ फिनोमेना दैट वी ऑब्जर्व एवरी डे। सपोज वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, द सेकेंड ट्रेन इज़ कमिंग द अपोजिट डायरेक्शंस, द पैरेलल ट्रैक सीम्स टू, ये हम अपने डे लाइफ में देखते रहते हैं, ठीक है। कोई ट्रेन फास्ट है, ये सब चीज़ें होती है। रिलेटिव स्पीड वही है कि जब दो स्पीड्स को हम कंपेयर करते हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी। इससे बड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टडी वाइब पे आए हो तो एक अच्छे क्वेश्चन आप सीख के जाओगे, आप इतने काबिल बन जाओगे कि इसके क्वेश्चन करके जाओगे पक्का। बस थोड़ी देर बने रहो आप मेरे साथ। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो if two object moving opposite direction towards the each other or away from the each other, then the straight line speed u and v seems each other, ठीक है। बात ये कह रहा है कि कोई अगर इधर की तरफ जा रहा है और कोई इधर की तरफ जा रहा है, इसकी अगर 20 है और इसकी 40 है तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, कुछ नहीं, 20 और 40 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसकी आएगी रिलेटिव स्पीड। क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन भैया यानी दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, वो 60 हो जाएगा, करेक्ट। ये होता है सेम डायरेक्शन में। इफ़ ऑब्जेक्ट हैव द सेम डायरेक्शन विद स्पीड, टू ऑब्जेक्ट मूविंग द सेम डायरेक्शन विद स्पीड u एंड v, द रिलेटिव स्पीड। तो अब हम रिलेटिव स्पीड को थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो दो लोग अगर हैं, कितने लोग हैं, दो लोग अगर हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं या तो वो सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्या दोबारा बता रहा हूँ, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं या तो वो सेम। मान लीजिए अभी बोले कि 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये गाड़ी इधर को जा रही है, मतलब ए नाम की गाड़ी, ठीक है। और अगर ये बोले कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी इधर को जा रही है, ठीक है। तो इन केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, और बोले कि फाइंड करो रिलेटिव स्पीड, फाइंड करो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपको कुछ नहीं करना है, जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा। ये बात आप समझ लो, रट लो, जो करना है कर डालो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो वो ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। तो 20 और 30 जुड़ जाएगा और ये हो जाएंगे 50 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ेगा, याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगा, वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ऐड हो जाएगी दोनों स्पीड। अच्छा भैया गाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में तो चल सकती है, ये ए और बी, तो जब वो सेम डायरेक्शन में तो कैसे रिलेटिव स्पीड निकाले, कुछ नहीं, ये 20 का है, ये 30 का है, ठीक है। तो इस केस में आप माइनस करेंगे एक स्पीड में से दूसरी स्पीड को, ठीक है। तो इसमें जो रिलेटिव स्पीड आपको देखने को मिलेगी वो डिफरेंस होगा पहले और दूसरे। तो आप 30 माइनस 20 कर सकते हैं, तो 10 किलोमीटर पर आवर इसमें आएगा। तो यानी अगर सेम डायरेक्शन में है तो घटाना है, सेम डायरेक्शन में है तो घटाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता लगती है। दिस इज़ ऑल्सो स्पीड विच इज़ फास्टर ऑब्जेक्ट इज़ आइदर मूविंग क्लोजर स्लोअर, ठीक है, और मूविंग अवे। If two objects starting from A and B speed u and v respectively after crossing each other taken our B and taken to reach a B at A then the ratio निकालना है। अच्छा एक ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका थर्ड पार्ट। दो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, याद रखिएगा कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना है,
माइनस करना है। और अगर ये देखते हैं क्वेश्चन कि इफ़ टू स्टार्ट, चलिए ठीक है, एक ये पॉइंट है, यहाँ से ए स्टार्ट कर रहा है और बी विद स्पीड u एंड विद स्पीड v, करेक्ट। एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे चलते जा रहे क्रॉस करते हैं। टेकन ए एंड बी, टेक अ ए एंड बी टू रीच बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने में ये टाइम लेते हैं ठीक है, ए और बी। तो टेकन ए एंड बी आवर टू रीच बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। तो इसमें अगर आपको रेशियो निकालना हो तो आप क्या करते, बी अपॉन ए करते हैं। ये क्या है, ये उनका टाइम टेकन है, ठीक है। तो उनकी टाइम का रेशियो आप निकाल देते हैं कि किस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या आगे निकल जाएंगे। तो जब वो आगे निकलेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आगे चलते हैं, कहता है कि अब ट्रेन क्रॉसिंग द पोल। अच्छा, इस पर अब देख लेते हैं, कुछ ना बातें आती हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल और अ मैन, ठीक है। अब एक ट्रेन है अपने पास, ठीक है ये अपनी ट्रेन अच्छी खासी है, चुक 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 करना चालू करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, क्योंकि देखो इस तरह से ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस करना, तो उसको बहुत ध्यान से करना होगा भाई अपन लोगों को। तो कहता है ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल और मेन, जैसे मान लो यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, या एक मैन खड़ा है, तो ये ट्रेन कब मैन को क्रॉस करेगी या कब पोल को क्रॉस करेगी, ठीक है, ये निकालना। तो टाइम टेकन क्रॉस अ पोल और मैन गिवन रेशो लेंथ ऑफ द ट्रेन टू इट्स स्पीड, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपको टाइम निकालने को बोले, ये वो टाइम निकालो, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको याद रखनी है। ट्रेन की लंबाई 20 मीटर हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है, 100 मीटर तो नहीं होगी, 80 मीटर हो गई, ये चीज़ होती है, ठीक है। और स्पीड ऑफ ट्रेन, दोबारा बताता हूँ, अगर ऐसा कहा जाता है कि एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, और वो ट्रेन किसी पोल को, किसी आदमी को कब क्रॉस कर रही है, ये मुझे निकालना है, किस टाइम पे क्रॉस कर रही है। तो निकालने का तरीका है कि लेंथ ऑफ ट्रेन को आपको ऊपर रखना है, लेंथ ऑफ ट्रेन को डिवाइड कर देना स्पीड ऑफ ट्रेन से। लेंथ ऑफ ट्रेन को, हाँ, किससे डिवाइड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन से, फिर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला केस आपका ये था जो मैंने आपको कराया। सेकंड केस की तरफ चलते हैं, ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म, यानी इस टाइप का कॉन्सेप्ट कि कोई अगर मान लो ब्रिज है, ठीक है, या कोई प्लेटफॉर्म दे रखा है इस तरीके का, तो ट्रेन इनको कब क्रॉस करती है। तो ट्रेन जो है अपनी, इसमें पहिए तो मैंने लगाया नहीं भैया, तो ट्रेन चली कैसे, हाँ, अब चल पड़ी ट्रेन, ठीक है। तो ये कब क्रॉस करती है, ब्रिज या उसको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई में क्या जोड़ना है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ द ब्रिज। देखो बहुत सिंपल बता दिया भाई, ये बड़ा टफ लगता है कई लड़कों को, कई बच्चों को, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन से डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ को, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, अगर आपको पता लगाना है कि किस टाइम पे किसी ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करेगी, किस टाइम पर ब्रिज को या फिर प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है, पता लगाना है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज को डिवाइड करना होगा आपको स्पीड ऑफ ट्रेन से। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख जरूर लीजिएगा। अगला, ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये मैंने आपको करा ही दिया, उसी टॉपिक से रिलेटेड था। ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, अच्छा भाई, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कब क्रॉस करेगी, ठीक है। अब क्रॉस करने के ना दो तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लो पहला तरीका कि वो अगर सेम डायरेक्शन में, अगर वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर से आई, रुर करके निकल गई, सॉरी, तो ऐसे तो स्कूटर चलता, ट्रेन नहीं चलती, शू करके निकल गई, ठीक है। यानी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करके निकल गई, लेकिन किस टाइम पे निकली, तो वो मुझे टाइम निकालना है। और दोनों ट्रेन हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन किस में है, सेम डायरेक्शन में। ये कॉन्सेप्ट हमें एकदम समझना है कि सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी सम करेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई को हम ऐड करेंगे
एंड रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अच्छा, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता था? माइनस करके। कैसे निकलता था? माइनस करके, याद रखना। रिलेटिव स्पीड मैंने अभी पढ़ाया, अब भी अभी पढ़ाया, नहीं अगर समझ आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देखो, समझ पक्का आ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन लगाना है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ L1 ऑफ ट्रेन का, लेंथ ऑफ L2 ऑफ ट्रेन मतलब लंबाई, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S2 माइनस S1। तो ये टाइम पर ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी भैया, ये टाइम पर ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी जब ये सेम डायरेक्शन में होगा। समझ आया तो बोलो हाँ, समझ आया तो बोलो हाँ। अच्छा, बोल तो सकते नहीं हो, कमेंट कर दो, ठीक है। तो टाइम आपका ऐसे निकलेगा। लेकिन तब क्या होगा जब ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में हम क्या कर लेंगे? उस केस में हम क्या कर लेंगे जब ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ट्रेन जो है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या करेंगे? एक ट्रेन इधर जा रही होगी, एक ट्रेन इधर जा रही होगी, तो अपन इस केस में क्या करें, कैसे निकालें टाइम? तो इसके लिए आपको टाइम डिवाइड बाय वही रिलेटिव स्पीड दोनों का, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सम करना है, वही तरीका है, सम ऑफ लेंथ, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दें, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन दोनों लंबाइयों को जोड़ना है, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ना है। यानी अगर मैं बात करूँ L1 L2, ठीक है, डिवाइड बाय S1 प्लस S2, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपोजिट डायरेक्शन वाली और सेम डायरेक्शन वाली दोनों स्पीड्स के दोनों उसके डिटेल्स को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, बोट वाली हैं, नाव की सवारी करें, नाव में चले, बताओ चले कि नहीं चले? चलो चलते हैं, नाव से चलते हैं, ठीक है। नाव से तो एंट्री लेते हैं पाकिस्तान वाले हैं, ठीक है। खैर चलिए, कहते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मोशन। पहले एक बार समझते हैं, पहले डाउन स्ट्रीम को क्लियर करते हैं। ये वर्ड बहुत बार आपको परेशान करेगा बच्चों, बहुत बार ही। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है? तो देखो इसी को ना थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, समराइज़ कर दिया, मतलब एक नाम दे दिया। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है सेम डायरेक्शन में दोनों चीज़ चल रही है। यानी दो बोट तो है, टाइटैनिक वाली नहीं है भाई, कौन कह रहा है टाइटैनिक वाली नहीं है, वो डूब गई है। दो बोट्स है अपने पास, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन में अगर वो जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। देखो लिख भी रखा है कि डाउन स्ट्रीम मोशन ऑफ द बोट ऑफ द मोशन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर वो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अच्छा, इस केस में डाउन स्ट्रीम में हम जो रिलेटिव स्पीड कह लो या इफेक्टिव स्पीड कह सकते हो, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? तो बोट के केस में उल्टा होता है, अगर वो दोनों हैं तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इफेक्टिव स्पीड जो दोनों के स्पीड को आप ऐड कर देंगे, दोनों के स्पीड को क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे अप डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो डाउन स्पीड मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही दिशा में अगर होता है तो। चलो दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। मान लो हमारे को दे रखा है अपवर्ड स्ट्रीम, क्या दे रखा है? अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम मोशन हमसे क्या बात कहता है कि अगर बोट तो चल रही हैं लेकिन एक बोट इधर को जा रही है और एक बोट इधर को जा रही है, यानी कि अपवर्ड स्ट्रीम होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक दूसरे से नाराज है, इधर एक इधर, एक को इधर, एक इधर को चली, एक इधर को चली। तो अप स्ट्रीम वाले में केस में क्या होता है? तो जब अप स्ट्रीम की बात की जाती है तो उसमें आप B माइनस आर यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? रिलेटिव स्पीड निकल जाती है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि भाई डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम होता है जब दोनों बोट सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और अप स्ट्रीम होता है जब एक इधर और एक इधर को जा रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अच्छा, एक थर्ड पॉइंट को भी समझते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन एज बी। अच्छा, वो होगा हाफ डी प्लस यू एंड स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। रिवर की भी तो स्पीड होती है, पानी भी तो बहता है, जब पानी भी चले और उस पर बोट भी चले, ये वो केस है, पानी और बोट दोनों का निकालना हो। तो रिवर की जो स्पीड होगी वो होगी 1/d, मतलब 1d माइनस यू अपॉन हाफ, ठीक है। d एंड u आर द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड। अच्छा, d क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड मैंने आपको निकालना सिखाया था,
ठीक है, डाउन स्ट्रीम। और यू क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड स्ट्रीम भी मैंने आपको निकालना सिखाया था, ठीक है, अपवर्ड स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड। तो इस वक्त अगर हमें रिवर की निकालनी हो तो रिवर को हाफ करना है डाउन स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड से। डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है आपको और अप स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है और माइनस करना है और हाफ से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। रिवर और बोट दोनों का आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। कहता है कि इफ़ टू पीपल, देखो अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, इसके अंदर धड़ाधड़ क्वेश्चन कराऊंगा, तो 2-4 कॉन्सेप्ट है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। इफ़ टू स्पीड, ठीक है, एक स्पीड है ए और बी, ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यानी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो एट द सेम टाइम मूव एट द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग द सर्कुलर ट्रैक, टेक x इज़ द मिनट एंड y इज़ द मिनट, ठीक है। इसको जाने में टाइम लगता है x मिनट, इसको लगता है y, ठीक है, और सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं दोनों चलना, ठीक। अब क्वेश्चन ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, मिनट रिस्पेक्टिव द कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी मीटर ऑफ द फर्स्ट टाइम एट फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हमें ये निकालना हो कि फर्स्ट टाइम मीटिंग मतलब इसमें से कोई ऐसे जाएगा और दोबारा आके मीट करेगा, यानी ये गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, ये गोल गोल घूम रहे हैं, ए यहाँ से स्टार्ट होता है और बी भी यहाँ से स्टार्ट करता है और सेम ही टाइम पे चलते हैं, ठीक है, और सेम ही डिस्टेंस को कवर करते हैं। बट कहता है कि फर्स्ट टाइम मीट ए एंड बी, ये दोनों आपस से मीट कब करेंगे, किस टाइम पे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो टाइम दे रखा था एक्स और वाई, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जो ये टाइम दे रखा था एक्स का और वाई का, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। जो ये टाइम दे रखा है उसका यूज़ करके क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक। द फॉर्मूला इज रिमेन सेम इवन द मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ये सर्कुलर में, ठीक है, एक स्पीड इधर से जा रहा है, करेक्ट, और एक इधर से जा रहा है। अब ये सेम गोला घूम रहे, यानी सेम डिस्टेंस, करेक्ट, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें पता करना है कि किस टाइम पे दोनों मिलेंगे, किस टाइम पर ये मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को हाय कब बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो ये टाइम दे रखा है एक्स और वाई, इनका क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। इस टाइम पे दोनों मीट कर जाएंगे जब वो गोल गोल घूमेंगे, लेकिन 2 कंडीशन है, सेम टाइम पे स्टार्ट होने चाहिए और सेम पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आगे है कोई पीछे, ऐसा कुछ कहानी नहीं है भाई, सेम टाइम से सारा सिस्टम चलेगा, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसी में एक हमें सर्कुलर पाथ का कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये मैं आपको बताता हूँ। कहता है इफ़ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, 2 ऑब्जेक्ट है भाई ए एंड बी, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका कुछ स्पीड होगा, किलोमीटर आवर में भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड में हो सकता है, एट द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। द टू मीट ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला, अब दोनों मीट करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, तो आपको क्या करना है, गोले वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है, गोले में ही भाग रहे हैं, गोले में ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस निकालना है। अच्छा, गोले का सरकमफ्रेंस क्या होता है, अगर किसी को याद हो, 2πr, आर होता है रेडियस, आर क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, और ये जो रेडियस होता है ना, ये व्यास का आधा होता है। अगर मैं बताऊं तो अगर मैथ आपने पढ़ी हो तो ये होता है आर, ठीक है, रेडियस 2πr अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड मैंने निकालना सिखा रखा है भाई, कोई बोलेगा नहीं कि नहीं सिखाया, है ना, गलत बात हो जाएगी फिर। तो ये किस टाइम पे मिलेंगे, वो होगा आपका 2πr अपॉन रिलेटिव स्पीड, जिस टाइम पे मिलेंगे वो होगा 2πr अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये हमने सीखा। अब बात आती है टाइम एंड वर्क की, ठीक है, टाइम एंड वर्क की, ठीक है। तो एक सेकेंड देखें, कुछ जनरल बातें हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, अच्छा अब टाइम क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को करने में क्या टाइम लगा, किसी काम को करने में क्या एफर्ट्स लगे, ये चीज़ें होती हैं। तो देखो मैं एक सुंदर सी बात बताता हूँ कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन बोले, मान लो एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है, ठीक है, आराम से चालू करते हैं। टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस हमने भी ख़त्म करा, ठीक है, डाउन स्पीड पढ़ा हमने, बोट के बारे में पढ़ा, ट्रेन के बारे में पढ़ा, पोल के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना। अब हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत मैं इस तरीके से करता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है, एक काम को करता है 20 डेज़ में और एक काम करता है 30 डेज़ में। अब ये दोनों मिल गए, ठीक है,
और इनको जो काम करना है 60 चेयर्स मान लो बनाने हैं, 60 चेयर्स इनको बनाने हैं, तो ये दोनों मिलके कितने दिन में बना देंगे? तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस पहले इफ़िशिएंट निकालेंगे, कितने इफ़िशिएंट है ये, ठीक है। तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 2:3, ठीक है। 2 + 3 ये, और कितनी चेयर्स है 60, तो इनको जो करने में टाइम लग जाएगा वो लगभग इनका लगेगा 16/2, 16/5, 12 दिन लग जाएगा, ठीक है। यानी ए जो 60 चेयर है वो 20 दिन में बनाता था, और बी जो 60 चेयर है वो कितने दिन में बनाता था? 30 दिन में। तो अगर ये दोनों मिलके बनाएंगे उन्हीं 60 चेयर को, 60 चेयर्स को, तो कितने दिन में बना देंगे? 12 दिन में बना देंगे। कितने दिन में बना देंगे? 12 दिन में बना देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम और एफिशिएंसी रिलेटेड चीज़ें, और वर्क और टाइम, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क इज़ द इन्वॉल्व प्रॉब्लम द टाइम टेकन डू सर्टेन जॉब, कुछ काम को करने में, ठीक है। पहले एक बार समझते हैं काम को करने में कितना टाइम लगता है, करेक्ट। तो मान लीजिए कोई काम है, उसको करने में टाइम लगेगा, टाइम, वर्क या जॉब भी कह सकते हो आप, ठीक है। द चेंज द नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड डू इफ़ द वर्कर चेंज, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कम टाइम में काम कराना तो ज़्यादा वर्कर बढ़ा दूंगा, ठीक है। और वर्कर, ठीक है, वर्कर, वर्क और टाइम, इन 3 चीज़ों के बीच में काम चलने वाला है, ठीक है। तो लेट्स करते हैं, कुछ इक्वेशन लेते हैं। W जो होता है वो इक्वल टू होता है, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से NH/D, ठीक है। अब N क्या है? N होता है नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। अगला आता है H, क्या आता है? ये H है। H को हम मान लेते हैं कि क्या टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम लग रहा है क्या आवर्स में, ठीक है। और D को मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन निकालना है तो वर्क, अगर आपको टोटल निकालना है कि वर्क कितने देर में होगा, ठीक है, मतलब वर्कर्स को, तो आप इस तरीके से इंटू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि इफ़ W1 इज़ वर्क इज़ डन बाय द M1 एंड वर्किंग आवर इज H1, ठीक है। क्या कह रहा है, दोबारा देखते हैं। कोई वर्क होता है, कोई काम होता है W1, वो कौन करता है? M1, यानी कोई मैन कर देता है, ठीक है। और उसको करने में कितना टाइम लेता है? H1 लेता है। कितना लेता है? H1। एंड पर डे इतना काम करता है D1। तो अगर जो दूसरा पर्सन है यानी W2 है और M2 है और H2 है और D2 है, ठीक है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं? इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको हम कंपेयर, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, M1 D1 H1 इज इक्वल टू W1 M2 D2। इससे इनकी समझ आती है इफ़िशेंसी, क्या निकलेगी? इफ़िशेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब कुछ चीज़ें समझेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपके बीच शेयर करता हूँ और उन सारी चीज़ों को हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके बीच लाता हूँ। मान लो एक मैन है, ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, और एक वूमेन है, ठीक। वो एक पर्सन जो काम करता है वो 10 डेज़ में करता है और एक पर्सन 12 डेज़ में करता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, सिंप्लीफाई कर लूँ, तो 2 के पाड़े से 5, 2 के पाड़े से 6, ठीक है। अब ये मिलकर 60 चेयर बनाते हैं, तो अब ये दोनों जब मिलेंगे तो वो कितने दिन में बनाएंगे, हमें ये निकालना है। तो वो होगा आपका 60/11, दोनों को ऐड कर देंगे, इस फ्रैक्शन के हिसाब से ये दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से करना, आपको दोनों को ऐड कर लेना है डेज को, एंड उसके बाद से क्या करना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक दो कॉन्सेप्ट और समझते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन 2 पर्सन वर्किंग टुगेदर। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है भाई? समय निकालना है, अगर दोनों लोग काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सुनहरा सा और अच्छा सा एग्जाम्पल। तो उसमें आप क्या करेंगे, किस तरीके से? कहता है कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए नाम का पर्सन कंप्लीट करता है 10 डेज में, करेक्ट। बी नाम का पर्सन करता है 12 डेज़ में। ये दोनों मिलके काम करेंगे तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये दोनों जो ख़त्म करेंगे काम को, उनका आपका ये फॉर्मूला है, T=X × Y + X + Y। मतलब 10 + 12 और 10 × 12 × +12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 120/22, और सॉल्व करने के बाद 5 × 5 = 11। यानी दो लोग जब मिलके काम करेंगे ना भाई,
तो ऊपर तो आपको उनको दोनों टाइम को, दोनों लोगों के वर्किंग डेज़ को इनटू करना है। वर्किंग डेज़ को क्या कर देंगे, इनटू। ये ट्रिक बहुत अच्छी है। दोबारा बताता हूँ कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ए नाम का पर्सन, एक बी नाम का। ए नाम का पर्सन जो काम करने में टाइम लगाता है, डे लगाता है, वो 10 दिन लगा देता है, और जो बी नाम का पर्सन है वो 12 दिन लगा देता है। तो आपको निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों डेज को ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। ऊपर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, नीचे क्या करना है, ऐड। तो केस 1 याद रहेगा, याद रहेगा कि याद नहीं रहेगा, बताओ 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 बताओ। ठीक है, तो केस 1 आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अब मान लो दो लोग किसी काम को, कोई एक्स नाम का वर्क था, ठीक है, इफ़ ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन एक्स डेज, इतने दिनों में ख़त्म कर देता था। कब, दोनों जब मिल के काम करते थे, मिल के हाथ बढ़ाना, साथ ही, है ना, जब दोनों मिल के हाथ बढ़ाते थे, मतलब काम करते थे। अब क्या हो गया, अचानक लड़ाई हो गई। तो अब बोल रहा कि ए कितने दिन में काम ख़त्म करेगा उसको, और बी वही काम है, काम से में एक्स को ख़त्म करना है। अरे गर्लफ्रेंड वाली एक्स नहीं, ये वेरिएबल वाला एक्स है, एक्स फॉर एक्समस। तो इसको अकेले अकेले कितने दिन में ख़त्म करेंगे या कितना टाइम लगेगा। तो चलो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, एग्जांपल से। जैसे बोला एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ये दोनों जब मिलके काम करते थे तो 8 आवर में करते थे। तो ए कैन अलोंग, ए जो है अकेला काम कर देता है, कैन डिग इनटू 12 आवर, हाउ मच मैनी आवर्स टू बी टू डिग ट्रेंड। ठीक है, तो अब ए ने काम किया इसको, ठीक है, 12 बार। ए ने अकेले काम किया 12 बार में, तो बी कितनी बार में करेगा, क्योंकि एक साथ मिलके जब काम करते थे तो 8 में कर लेते थे, लेकिन जब अकेला एक करेगा तो निकालना है। तो हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा बी को काम को करने में। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो एक साथ मिलके काम करते थे और जो अकेला मिलके काम कर रहा है उनको क्या करेंगे, इनटू, और यहाँ पे निकालेंगे इनका डिफरेंस। ठीक है, तो ये 96/4, यानी बी जो काम करेगा ना, अब बी काम करेगा 24 घंटे में। एक साथ काम करते थे 8 घंटे में, ए ने अकेला काम किया 12 घंटे में, बी कितने घंटे में काम करेगा, तो बी इक्वल टू हो गया 24। बी क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कॉन्सेप्ट कहता है इफ़ वन पर्सन इज m टाइम्स इज गुड एज अनदर वर्क, ठीक है, टेक्स n डेज लेस देन द अदर पर्सन, इन हाउ मेनी डेज टू टेक फिनिश द वर्क। अच्छा भाई, अब भाई देख लो, दो लोग हैं, ठीक है, दो बच्चे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब एक जो ए नाम का बच्चा है वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, जल्दी सॉल्व कर लेता है, यानी जल्दी ख़त्म कर लेता है, कम टाइम लेता है। ठीक है, अब वो कितने दिन कुछ कम टाइम लेता है। देन अदर पर्सन, अब तो ये दूसरा बंदा, दूसरा पर्सन उस क्वेश्चन करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं। कहते हैं ए इज़ गुड, 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है बी से। कौन, ए। ठीक है, यानी ए इज़ अ गुड वर्कर। टेक अ 60 डेज लेस, अब बी से कितने दिन कम लेता है, 60 डेज, यानी 60 डेज लेस डेज लेता है। ठीक है, जो काम बी मान लो 100 दिन में करता है तो उससे 60 दिन कम, यानी 40 दिन में ए कर देता है ना। बी अगर किसी काम को 100 दिन में करता है ना, तो ए उसी काम को 40 दिन में करके ख़त्म कर देता है। कहता है लो ख़त्म, क्वेश्चन खड़ाक से। तो अब हमें पता करना है कि फाइंड द टाइम टेकन इफ़ दे वर्क टुगेदर। अब ये दोनों मिलके अगर काम करने लग गए, यानी इसमें एक जो है वो सुपर है, थोड़ा सा आगे है, और बी जो है थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये दोनों साथ मिलके जब काम करेंगे तो उस काम को कितनी जल्दी ख़त्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया। एक बहुत अच्छा है काम करने में, बढ़िया, फटाफट कर देता है। बी या दूसरा पर्सन थोड़ा डाउन है, लेकिन अब जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो ये कितने देर में काम ख़त्म कर देंगे, हमें वो कैलकुलेट करना है। जब मिलके काम करेंगे तो ये कितने देर में काम ख़त्म कर देंगे। तो लिखिए टी, ठीक है, एंड m इंटू 1। अच्छा मैं बताता हूँ अब वो कितना बेस्ट है। m मतलब है कि वो भाई कितना गुना, कितना टाइम्स बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट है। और i मतलब है, ठीक है, i मतलब है कि वो कितने कम टाइम लेता है, कितना कम टाइम लेता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, नीचे अपॉन m²/1 है। ठीक है, तो भाई वो कितना बेस्ट है, 3 गुना बेस्ट है। कितना कम टाइम लेता है, 60 दिन कम लेता है। नीचे फिर से कितना बेस्ट है, उसका स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसको 180 करेंगे, 9 का स्क्वायर 1, 180 बाय
8 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 22.5 डेज। यानी जब दोनों मिलके काम करेंगे ना, दोनों मिलके काम करेंगे तो 22.5 डेज लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया? याद रखना, एम वो है जो कितना टाइम्स पे काम हो रहा है, आई वो है जो कितना उससे बेस्ट डेज है, कितने लेस डेज में काम कर देता है, कितने कम दिनों में काम कर देता है। और इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा ट्रिकी बना के याद रखना है, m इंटू आई एम स्क्वायर माइनस 1। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ़ वन पाइप फिल आ क्रिस्टन सिट्रन इन अ टाइम 1। अच्छा चलिए, 2 पाइप है हमारे पास, ठीक है, वो टाइम लेते हैं। अब हमें किसी एक टैंक को भरना है, उसमें हमने 2 पाइप डाल रखा है, एक टाइम लेता है T1, एक टाइम लेता है T2। तो दोनों जब हम, ठीक है, साइमल्टेनियसली इसको भरेंगे तो कितना टाइम लेता होगा? तो ये वही है, T1 इंटू T2, दोनों का टाइमिंग मल्टीप्लाई और दोनों का टाइमिंग सम, यानी प्रोडक्ट ऑफ टाइमिंग, दोनों का गुणनफल समय का और दोनों का योग, दोनों का सम, ये नीचे लिख लेंगे। यानी जो T होगा वो T1 इंटू T2 और T1 प्लस T2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एक 30 लेता था, एक 40 लेता है टाइम, फिर 30 और 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1200/70। सॉल्व करने के बाद आपको इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो इतना 17 इंटू, देखते हैं कि अगर मान लो एक T1 टाइम लेता है उस टैंक को भरने में, ठीक है, और दूसरा लेता है T2, ठीक है, तो T1 ने एक पाइप नाम का A है उसने लिया और T2 टाइम लिया B ने, ठीक है। इफ़ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर डालना में, तो एक एक अगर पाइप डालते तो कितना टाइम लेता है, ठीक है। देखो, टाइम टेकन पाइप इंडिविजुअल टू फुल एम्प्टी, ठीक है, तो एक टाइम कितना लेगा? तो इसमें हमें एक साथ भरना नहीं है, हमें एक साथ कि इंडिविजुअल मतलब एक कितने टाइम लेता है, 120/2 यानी 60 आवर। यानी अकेला जो पाइप, 2 लोग एक साथ जब भरते हैं उसको तो ये टाइम लेते हैं। तो लेकिन जब अकेला उस टैंक को भरेगा तो कितना टाइम लगेगा? वो 60 आवर। इसमें हम सबट्रैक्ट कर देंगे नीचे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 2 पाइप, ठीक है, 2 पाइप है हमारे पास सिस्टर्न इन अ 14 आवर एंड 16, द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली ड्यू टू लीकेज, बॉटम ऑफ द सिस्टर्न 72 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर, इफ सिस्टर्न इज फुल इन द टाइम टेकन लिंक विल बी लीक एम्प्टी। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन। मान लो हमारे पास एक टैंक है और इसमें दोनों पाइपों ने पानी भरा, करेक्ट, एक ने लगाया 14 आवर और एक ने लगाया 16। अब हो इसमें क्या गया, एक छेद हो गया। क्या हो गया? छेद। अब इस छेद में 32 मिनट हमें लगा टाइम एक्स्ट्रा भरने में, मतलब ये तो लगा ही, 32 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा। तो इसको खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि ये भर के हट जाएंगे तो फुल होगा, लेकिन धीरे धीरे पानी छेद से निकलता रहेगा, करेक्ट। तो कितने देर में टैंक खाली हो जाएगा? तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, T1 इंटू 1 प्लस T1 डिवाइड बाय x, ठीक है। अब x क्या है? x यानी एक्स्ट्रा टाइम। x क्या है आपका? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। कल मैं आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो प्लीज़ आप ऑन टाइम रहिएगा और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो CUT में पूछे गए, और इन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिए, उन कॉन्सेप्ट को एक बार